चैप्टर का नाम बताओ क्या है? बिजनेस कोलैबोरेशन। ये पूरे चैप्टर आपको बिजनेस कोलैबोरेशन बताएगा। बेसिकली ये कोलैबोरेशन किसका बताने वाला है? फॉरेन कोलैबोरेशन बताने वाला है। इंडिया की कंपनी इंडिया के बाहर की कंपनी के साथ मिलकर बिजनेस कर रही है। क्या बस कंपनीज कर सकती है? नहीं, कंपनीज के अलावा और भी कोई भी इंडिविजुअल फर्म कोई भी बिजनेस करना चाह रहा है। ठीक है, यहाँ हम बिजनेस कोलैबोरेशन में फॉरेन कोलैबोरेशन का ज्यादा प्रोपोर्शन पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करिए। सबसे पहले कुछ नहीं, इन्होंने क्या बोला? बिजनेस कोलैबोरेशन का मीनिंग बताया। क्या होगा? दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं। कोलैबोरेशन मतलब दो या दो से ज्यादा एंटिटी काम कर रही है साथ में और क्या शेयर कर रही है? आइडिया। और उनका गोल क्या है? कॉमन गोल है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? कोलैबोरेशन। ठीक है, इन्होंने कहा अलग अलग टाइप है। सबसे पहले टाइप समझेंगे। सबसे पहली हेडिंग क्या लिखा है? हॉरिजॉन्टल। फिर क्या लिखा है? वर्टिकल। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल समझेंगे। हॉरिजॉन्टल क्या समझते हैं? ऐसी लाइन होती है, और वर्टिकल ऐसी होती है, यही होता है। हॉरिजॉन्टल बोलता है मैं सेम बिजनेस की बात करो, मतलब कि समझ लो कॉम्पिटिटर्स। हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो टीचिंग इंस्टीट्यूट है। हम एक दूसरे टीचिंग इंस्टीट्यूट के साथ क्या कर लेते हैं? कोलैबोरेट कर लेते। हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ कोलैबोरेशन। तो सबसे पहला टाइप क्या है? अगर आप कॉम्पिटिटर्स के साथ ही सेम बिजनेस में जो काम कर रहे हो उनके साथ कोलैब करते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल कोलैबोरेशन। एग्जाम्पल देख के बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बोलूंगी कि हमारी आइडिया कंपनी ने किसके साथ कोलैब कर लिया था? वोडाफोन। दोनों क्या है? सेम फील्ड में कंपटीशन है। ठीक है, तो कोलैब कर लिया। कौन सा पैटर्न वाला? हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल बोलता है ये देखो ये सेम है। ठीक है, ये ऊपर नीचे है। वर्टिकल सीधी ऐसे लाइन खींची जाती है। तो यहाँ पर वर्टिकल कोलैबोरेशन में क्या हो रहा है? ऊपर वाला जो बिजनेस है वो नीचे जा रहा है, या फिर नीचे वाला बिजनेस है वो ऊपर जा रहा है। इसे हम बोलेंगे अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड जा रहे हो। चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल हमारा काम है प्रोडक्शन, कुछ एक प्रोडक्ट बनाने का। ठीक है, हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, हम मैन्युफैक्चर करते हैं लेकिन मार्केट में हम बेच नहीं पाते। ठीक, हम लमसम में होलसेल में बेच देते, फिर आगे चल के मार्केट में बेचा जाता है। तो हमने एक ऐसी कंपनी के साथ कोलैब कर लिया जो मार्केट में इस गुड्स को क्या करेगी? बेचेगी, मार्केट करेगी। तो मार्केटिंग कंपनी के साथ हमने क्या कर दिया? तो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने किसके साथ मर्ज कर लिया? कोलैब कर लिया एक मार्केटिंग कंपनी। या फिर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपने ऊपर जाती है, ऊपर वाली कंपनी से करती है, तो हम बोलेंगे ये अपवर्ड हो गया। हम क्या पढ़ रहे हैं? वर्टिकल। कौन सा कोलैबोरेशन पढ़ रहे हैं? वर्टिकल। वर्टिकल कोलैबोरेशन बोलता है या तो अपवर्ड जाओगे या तो क्या जाओगे? डाउनवर्ड। मैंने जो अभी एग्जांपल दिया, मैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने कोलैब किया किसके साथ? मार्केटिंग कंपनी के साथ। दैट मींस मैं अपवर्ड गई हूं कि डाउनवर्ड? अपवर्ड गई हूं। अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या कर रही है? रॉ मटेरियल जो सप्लायर कंपनी है उनके साथ क्या कर रही है? कोलैब कर रही है, ताकि उनको रॉ मटेरियल क्या मिल जाए? सस्ता मिल जाए। बात समझ में आई? तो अब वो क्या हो गई? डाउनवर्ड। बात समझ में आ गई? तो यहां हम समझ रहे कोलैबोरेशन, उसके टाइप्स। वर्टिकल समझ में आ गया, देन हॉरिजॉन्टल समझ में आ गया। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है? इंटरसेक्शनल। ये कह रहे हैं इंटरसेक्शन मतलब एकदम डिफरेंट फील्ड। हम टीचिंग इंस्टीट्यूट है, हम कोई एक ऐसे बिजनेस के साथ काम कर रहे हैं जो टीचिंग में नहीं है। ना हम अपवर्ड गए हैं ना हम डाउनवर्ड गए। अगर मैं टीचिंग बिजनेस में हूं तो चलो मैं डाउनवर्ड जाती हूँ। मैं काम करती हूँ पब्लिशर्स है ना, प्रिंटिंग उन लोगों से टाई अप कर लेती हूँ, तो मैं क्या गई हूँ? डाउनवर्ड। अगर मैं कह रही हूँ कि मार्केटिंग कंपनी के साथ हमें ऑनलाइन क्लासेस बेचनी है, तो मैं एक मार्केटिंग कंपनी के साथ क्या करती हूँ? टाई अप कर लेती हूँ, कोलैब करती हूँ, तो मैं अपवर्ड। लेकिन मैं कह रही हूँ एक टीचिंग कंपनी ज्वेलरी का काम करना चालू कर देती है, ज्वेलरी के साथ कोलैबोरेशन कर दी है ज्वेलर्स के साथ, या फिर हम स्पोर्ट्स वाले बिजनेस के साथ कोलैब कर रहे हो, तो एकदम ही फील्ड क्या है? डिफरेंट है, ऑपोजिट है। हॉरिजॉन्टल क्या बोलता है? सेम फील्ड। इंटरसेक्शनल क्या बोलता है? एकदम डिफरेंट फील्ड। दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है? वर्टिकल क्या बोलता है? अपने ही काम जो आप कर रहे हैं उसी के लिए आप एक स्टेप आगे चलते हो या फिर एक स्टेप पीछे वाले के साथ आप कोलैब करते हो ताकि चीजें हमें सस्ती पड़ जाए। बात समझ में आ गई? तीन टाइप समझ में आ गए। पहला हॉरिजॉन्टल, दूसरा वर्टिकल, तीसरा इंटरसेक्शनल। नेक्स्ट लिखा है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर मतलब क्या? दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर आपस में क्या करें? एक अग्रीमेंट करें और एक कॉमन प्रोजेक्ट के लिए साथ में मिल गए। ठीक है, कॉमन प्रोजेक्ट खत्म, जॉइंट वेंचर भी खत्म। आपने हीरो होंडा का नाम सुना होगा। हीरो अलग कंपनी है, होंडा अलग कंपनी है। इन दोनों ने क्या किया? साथ में मिलकर बिजनेस किया।
4 साल 5 साल तक बिजनेस किया, उसके बाद ये लोग अपने अपने काम में वापस। लेकिन जब हीरो होंडा साथ में मिलकर काम करी थी, लेकिन स्टिल हीरो अलग से भी काम करता था, होंडा अपना भी अलग से काम करता था। ये तीसरा वेंचर था उनका, तीसरा वेंचर था जो मिलकर ये लोग एक साथ काम कर रहे थे फॉर द स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। चलिए, 2 और मोर बिजनेसेस फॉर क्या बना रहे हो, एक नई कंपनी बना रहे हो। जैसे मैंने बताया हीरो होंडा ने एक नई कंपनी बनाई, ठीक है। एग्जांपल दे रखा है, एक टेक्निकल सपोर्ट कंपनी, अनदर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। आप किसी के साथ भी ये कर सकते हो, आपकी मर्जी। आप जॉइंट वेंचर में कोई भी कर सकते हो ना, हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हो, वर्टिकल भी कर सकते हो, देन और क्या कर सकते हो, इंटरसेक्शनल भी कर सकते हो। तो ये आपकी मर्जी है। समझ में आया? अगर मैं हीरो होंडा की बात करूं तो ये किस में आता है, वर्टिकल बोलोगे, हॉरिजॉन्टल बोलोगे या फिर इंटरसेक्शनल बोलोगे? हॉरिजॉन्टल बोलेंगे, सेम फील्ड थी। वेरी गुड। चलिए, इक्विटी। इक्विटी वर्ड से क्या समझते हो, क्या होता है इक्विटी? ओनरशिप आ जाती है। इक्विटी शेयर अगर आपके पास है, दैट मीन्स आपके पास क्या आ जाती है, ओनरशिप। इन्होंने कहा कंपनी ने एक्वायर किया, खरीदा। एक्वायर करना मतलब खरीदना। क्या खरीदा? माइनर इक्विटी स्टेक, छोटा सा पोर्शन खरीदा। फॉर एग्जाम्पल, मैं रिलायंस कंपनी को पूरा तो नहीं खरीद सकती, ठीक है, लेकिन मुझे मालूम है रिलायंस कंपनी बहुत अच्छी है, टाटा कंपनी बहुत अच्छी है, तो मैंने थोड़े से उसके इक्विटी शेयर्स खरीदे, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया है, थोड़ा सा स्टेक है उसमें मेरा। तो कंपनी ने अगर माइनर इक्विटी स्टेक ले रखा है, जैसे कि एग्जांपल, कभी कंपनी स्टार्टअप करती है तो स्टार्टअप में हमने पैसा लगाया, और कौन सा पैसा लगाया, इक्विटी फंड दिया, या फिर इक्विटी पार्टनरशिप टेक्निकल नो हाउ करके दिया। तो इन शॉर्ट कुछ नहीं, आपने एक बड़े बिजनेस में एक छोटा पैसा लगाया, दैट इज इक्विटी। तो कितने टाइप्स पढ़ लिए हमने यहाँ पर बिजनेस कोलैबोरेशन के? 5। पहला, हॉरिजॉन्टल मतलब सेम बिजनेस, कॉम्पिटिटर्स के बीच में, ठीक है। वर्टिकल क्या था? एक स्टेप आगे जाओगे या फिर एक स्टेप पीछे वाले के साथ आप कर रहे हो, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ हमेशा बताना, कोई भी एग्जाम्पल अपने मन से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देन इंटरसेक्शनल कोलैबोरेशन, डिफरेंट कंपनीज के साथ। जॉइंट वेंचर क्या बोलता है? 2 लोग मिलकर एक तीसरी कंपनी बना रहे हैं, और वो तीसरी कंपनी कुछ भी हो सकती है। अब आप वर्टिकल करो, हॉरिजॉन्टल करो, इंटरसेक्शनल करो, आपकी मर्जी। नेक्स्ट, इक्विटी, किसी कंपनी का इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट कर दिया, दैट्स इट, इक्विटी खत्म, ठीक। आ जाए, इन्होंने कहा कोलैबोरेशन का मतलब समझ में आ गया ना? आप क्या समझेंगे? फॉरेन कोलैबोरेशन। फॉरेन कोलैबोरेशन में क्या मीनिंग होगा? एक कंपनी इंडिया की होगी और एक कंपनी, अगर 2 इंसान आपस में कोलैब करे तो एक इंसान इंडिया का होगा, एक इंसान बाहर का। पार्टनरशिप फर्म के बीच में अगर हो रहा है तो एक इंडिया का होगा, एक बाहर का। तो इन शॉर्ट फॉरेन कोलैबोरेशन मतलब अलायंस होता है, जोड़ना साथ में रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के बीच में। इन्होंने कहा है रेसिडेंट से मतलब हमारा क्या है, विद इन कंट्री, या फिर रेसिडेंट बोलो, या फिर डोमेस्टिक बोलो, या फिर नेटिव एंटिटी, सबका मतलब इधर की बात हो रही है, इंडिया की बात हो रही है। अब इंडिया के बाहर क्या बोला, आउटसाइड कंट्री बोलो, नॉन रेसिडेंट बोलो, फॉरेन बोलो, या फिर अब्रॉड एंटिटी। तो फॉरेन कोलैबोरेशन मतलब कोलैबोरेशन हो रहा है बिटवीन 2 एंटिटी, जिसमें से एक एंटिटी इंडिया की है, रेसिडेंट है, और दूसरी एंटिटी बाहर की है। खत्म। समझ में आया? आइए, इन्होंने कुछ बेसिक फीचर्स उसके बताइए। फॉरेन जो कोलैबोरेशन होता है, अलायंसेस डोमेस्टिक मतलब डोमेस्टिक और फॉरेन एंटिटी के बीच में। इन्होंने कहा ये एंटिटी कोई भी हो सकता है। इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल मतलब इंसान, 2 इंसान हो सकते हैं, एक इंसान कहाँ का होगा, रेसिडेंट, दूसरा बाहर का। फर्म, कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट्स एक्सेट्रा। इन्होंने एग्जाम्पल दे के बताया है कि आप फॉरेन कोलैबोरेशन कर सकते हो, किसी के भी बीच में हो सकता है, लेकिन बस ध्यान रखना एक यहाँ का और एक बाहर का होना चाहिए। नेक्स्ट क्या लिखा है, क्यों करते हैं ये? फॉर दी म्यूचुअल बेनिफिट, म्यूचुअल कोऑपरेशन होता है, दोनों के बीच में मिलकर काम करते हैं। देन क्या लिखा है, अप्रूवल लगती है, किसकी अप्रूवल लगती है? गवर्नमेंट अथॉरिटी, डोमेस्टिक कंट्री की। फॉर एग्जाम्पल यहाँ इंडिया में बिजनेस करना है तो बच्चा यहाँ हमारी इंडिया की पहले क्या लगेगी, अप्रूवल लगेगी, ठीक, तब आप करोगे। जब तक अप्रूवल ले रहे हैं, ऑनगोइंग प्रोसेस चल रही है, सीकिंग परमिशन, किसकी परमिशन लग रही है? हमारे अथॉरिटी की। हम यहाँ इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया में कोई बिजनेस कर रहे हैं तो हमारी सरकार से परमिशन लेना है। जब तक परमिशन लेने में लग रहा है टाइम, तब तक के लिए आप थोड़े टाइम के लिए कुछ एक अग्रीमेंट कर सकते हो, जिस अग्रीमेंट का नाम क्या होता है? प्रीलिमिनरी अग्रीमेंट। जब तक परमिशन के लिए अप्लाई किया तब तक के लिए आप एक अग्रीमेंट कर लो, टेम्परेरी बेसिस में कर लो, जिसमें आपका काम तो चालू हो जाए। अकॉर्डिंग टू प्रीलिमिनरी अग्रीमेंट में ये सारी चीजें होंगी। क्या क्या होगा? नॉन रेसिडेंट जो कंपनी है वो अग्री कर रही होगी, वो हमें क्या क्या दे रही है? या तो क्या दे रही है? फाइनेंस, या तो क्या दे रही है? टेक्नोलॉजी, या फिर मशीनरी, नो हाउ, मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी, या फिर टेक्निकल एक्सपर्ट, सो ऑन। अदर साइड रेसिडेंट कंपनी, बाहर की जो कंपनी है जिनके साथ हम कोलैब कर रहे हैं, वो हमें ये सारी फैसिलिटी दे रहे हैं। हम बदले में क्या दे रहे हैं? हम दे रहे हैं सप्लाई चेन लेबर, सस्ते लोग मिल जाएंगे यहाँ पे काम करने वाले, लो कॉस्ट क्वालिटी रॉ मटेरियल, या फिर सफिशिएंट लैंड फॉर सेटिंग फैक्ट्रीज।
यहाँ बिजनेस करना है तो हम यहाँ पे लैंड प्रोवाइड कर देंगे, फैक्ट्रीज प्रोवाइड कर देंगे, लोग प्रोवाइड कर देंगे और रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे, ताकि बाहर के लोग टेक्नोलॉजी लेकर और यहाँ पे अच्छे से काम कर ले। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगी बच्चा, हमारे देश में, हमारी इंडिया में दो टाइप का जो फॉरेन कोलैबोरेशन होता है उसके दो मेन ऑब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहला होता है टेक्नोलॉजी। हम टेक्नोलॉजी में कम है, वीक है, तो हम बाहर से क्या लेके आते हैं? टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली फॉरेन कोलैबोरेशन का मेन पर्पस हमारा क्या रहता है कि भैया आप टेक्नोलॉजी लेके आओ, बाकी सब हम कर लेंगे। और सेकंड नंबर में आता है फाइनेंस, पैसे की कमी। हम एक तरीके से डेवलपिंग कंट्रीज हम जानते हैं, ठीक है। दूसरा एक देश जो डेवलप्ड है, ऑब्वियसली वो फाइनेंस में ज्यादा स्ट्रांग है हमसे। तो फॉरेन कोलैबोरेशन हम करते हैं, एन नंबर ऑफ रीजन हो सकते हैं हमें क्या चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंडिया में फॉरेन कोलैबोरेशन होता है वो सबसे ज्यादा मेजॉरिटी में किस चीज को लेके होता है? टेक्नोलॉजी। और सेकंड पोजीशन में क्या आता है? हमारा फाइनेंस। क्लियर है? चलिए, तो इन्होंने क्या लिखा है प्रिलिमिनरी एग्रीमेंट में, ये लिख देना कि वो क्या दे रहा है। तो उन्होंने एग्जांपल देके बताया, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, मशीन, नो हाउ, जो भी दे रहा है, मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी, जो भी है, और बदले में हम क्या दे रहे हैं? ये सारी चीजें। क्योंकि बिजनेस यहाँ हो रहा है तो भैया लेबर तो यहीं से मिलेगी ना, जमीन भी तो यहीं से मिलेगी, ठीक है। चलिए, जब तक परमिशन मिल रही है तब तक के लिए। जब एक बार आपको परमिशन मिल गई, आफ्टर ऑब्टेनिंग नेसेसरी परमिशन, तो अब मेन एग्रीमेंट साइन होगा। क्योंकि अभी मेन एग्रीमेंट नहीं था, अभी कौन सा एग्रीमेंट था? प्रिलिमिनरी। अब मेन एग्रीमेंट साइन करो, बाकी फॉर्मेलिटीज करो। आफ्टर एस्टेब्लिशिंग फॉरेन कोलैबोरेशन, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट क्या करेंगे? बिजनेस स्टार्ट कर देंगे यहाँ इंडिया में, डोमेस्टिक कंट्री में, ठीक है। चलिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा। कितने टर्म तक काम कर रहे हो? कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा। तो इन शॉर्ट फॉरेन कोलैबोरेशन क्या है? मीनिंग की बात की जाए, देखो हम सब जानते हैं। अगर मैं आपसे जनरली पूछूं फॉरेन कोलैबोरेशन क्या है, तो आपको मालूम है कि भैया यहाँ के इंडिया की कंपनी बाहर की कंपनी के साथ करिए, कोलैब करिए, खत्म। लेकिन हम क्यों मॉड्यूल से पढ़ रहे हैं? ताकि आपके पास कंटेंट हो। तो कंटेंट ये सारा है। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? यही बात कर रहा है, यहाँ के लोग वहां के साथ बिजनेस करें, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो फर्म है, जो भी है। पहला पॉइंट ही बस आपको याद रहेगा, आपको चीजें को याद करना पड़ेगा। सेकंड क्या बोलता है? म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। तीसरा क्या बोलता है? म्यूचुअल कोऑपरेशन के लिए। फिर क्या बोलता है? सरकार से, अथॉरिटी से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। फिर उन्होंने बोला जब तक परमिशन नहीं मिल रही तब तक आपको क्या करना है? प्रिलिमिनरी एग्रीमेंट। प्रिलिमिनरी एग्रीमेंट में क्या होगा उन्होंने बता दिया कि भैया बाहर की कंपनी क्या दे रही है और हम क्या दे रही है, ये सब अच्छे से लिखा होगा। जब आपकी परमिशन मिल जाएगी आपका एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? फाइनल। उसमें आप क्या बता दो कितने टर्म के लिए ये कर रहे हो, डिटेल में लिखा होना चाहिए। और क्या लिखा होना चाहिए? क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये कंटेंट है जो आपको इसी से उठाना है। एकदम से हम सोचते तो नहीं पता होता है, ठीक है। तो दो तरीके से हम पढ़ते हैं। पहले कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया। अब आपको कंटेंट भी तो चाहिए ताकि आप आंसर बेटर लिख सके। कंटेंट मिल गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखे, कुछ नहीं, ICAI, ठीक है, NGS, टाटा डोकोमो। इसमें से क्या नाम सुना है सबसे ज्यादा? टाटा डोकोमो सुना है। और क्या सुना है? ये भी सुना है। यूनिवर्सिटी सुना है, ये सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी सुना है? सुना है मणिपाल यूनिवर्सिटी? एड में देखा होगा, न्यूज़पेपर में, है ना। एडवर्टीजमेंट बहुत ज्यादा ये लोग करते हैं, है ना, तो मे बी सुना हो। लेकिन हाँ चलो, टाटा डोकोमो का तो सुना है ना। तो इन्होंने बताया कि फॉरेन कोलैबोरेशन के एग्जांपल दे, क्योंकि टाटा डोकोमो का नाम सुना है तो चलिए देखते हैं। टाटा कहाँ की कंपनी है? इंडिया के। ऑब्वियसली डोकोमो बाहर का होगा, ठीक है। टेक्निकल फॉरेन कोलैबोरेशन बिटवीन, किस चीज को लेकर कोलैबोरेशन है? टेक्निकल वाई, ठीक है। टेक्निकल वाई मतलब टेक्नोलॉजी दी है। बिटवीन टाटा टेली सर्विस ने किया है किसके साथ? NTT डोकोमो, जो कि कहाँ की है? जापान की है। समझ में आए? तो ऐसे फॉरेन कोलैबोरेशन होता है। तो ये पूरे ऐसे एग्जांपल दे रखे, ठीक है। तो ये सब ICICI इंडिया का बैंक ऑब्वियसली, ठीक है, ING, ये सारे उन्होंने अलग अलग बता के रखे। चलिए ये पढ़ते, सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी पढ़ते। ये क्या लिखा है? ये इंडिया में यूनिवर्सिटी है, ये एक एकेडमिक प्रोग्राम है। एजुकेशनल फॉरेन कोलैबोरेशन किया गया है। देखो किस किस के साथ किया गया है? अब्रॉड यूनिवर्सिटीज के साथ। उन सारी यूनिवर्सिटी में कौन कौन आ रहा है? देखो, लिवरपूल स्कूल, ट्रॉपिकल कहाँ का है? UK का है। फिर क्या लिखा है बच्चा? लांबा लिंडा कहाँ का है? USA का। फिर क्या दे रखा है बच्चा? ऑस्ट्रेलिया का। मतलब ये अलग अलग कंट्रीज ने मिलकर क्या किया है? एकेडमिक प्रोग्राम, एजुकेशनल प्रोग्राम सेट किया, जिसमें उन्होंने मिलकर क्या बोले कि यस इंडिया में हम एक फॉरेन कोलैबोरेशन करते हैं। सब कंट्रीज ने मिला और इंडिया को एक मिलाया। देखो कम से कम एक एंटिटी कहाँ की होनी चाहिए? इंडिया के। तो एक है ना, बाकी चार कहीं की भी हो, बाहर की बस होनी चाहिए, ठीक है। समझ में आए? तो ये फॉरेन कोलैबोरेशन है। तो ऑल दीज आर एग्जांपल्स, ठीक। अब हेडिंग देखो क्या लिखा है? फॉरेन कोलैबोरेशन के फीचर्स। पहले क्या लिखा है? ये सारे के सारे फीचर्स है। फॉरेन कोलैबोरेशन की बात करेंगे तो एक तरीके से पार्टनरशिप नहीं हो रही है। फॉरेन कोलैबोरेशन एक टाइप ऑफ पार्टनरशिप है, दैट्स इट।
तो उन्होंने लिखा है फॉरेन कोलैबोरेशन टाइप ऑफ पार्टनरशिप है जिसमें एक डोमेस्टिक एंटिटी होती है और दूसरा क्या होता है, फॉरेन बेस्ड एंटिटी। अगर मैं फॉरेन एंटिटी की बात करूं तो ये हमें क्या देता है, रिपीट है, फाइनेंस देता है, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट एक्सेट्रा। हमारी इंडिया क्या देती है, चीप लेबर, हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल, लैंड, फैक्ट्रीज, सो ऑन। रिपीट है और ये बात बात में ये लोग यही बात लिखते जाएंगे, तो प्लीज ये तो याद ही हो जाना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्या लिखा है, रिपीट है, हमारी सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, जो भी अथॉरिटी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, ये जो एंटिटी है हम पढ़ क्या रहे, फॉरेन कोलैबोरेशन। इस फॉरेन कोलैबोरेशन में एक कौन सी कंट्री है, डेवलप, एक क्या है, डेवलपिंग। मतलब हम इंडिया हो गए डेवलपिंग और बाकी यूएसए क्या हो गया, डेवलप। दोनों मिलकर बिजनेस कर रहे, कौन क्या दे रहा है, फिर से बातें रिपीट है। इन्होंने कहा यहाँ पर दोनों को फायदा होता है, डेवलप कंट्रीज को भी फायदा होता है और डेवलपिंग। तो चलिए सबसे पहले डेवलप कंट्री को भाई क्या मिल रहा है, अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है। समाज सेवा करने नहीं आए, वो पैसा कमाने आए। अगर यूएस इंडिया में कुछ इन्वेस्ट करता है दैट मीन्स उसे अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे मिल रहा है। बच्चा आप खुद सोचो हमारी इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है, हर कोई बाहर की कंट्री में कोई भी बड़ी कंपनी बिजनेसमैन चाहता है इंडिया में एंटर करना, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है। कुछ भी लेके आओ चलेगा ना। आप कार की इंडस्ट्री में देख लो, कितनी कितनी कार है, हर कार बिकती है बेटा, हर कार, हर चीज। कोई भी प्रोडक्ट इंडिया में लेकर आएगा भाई, थोड़े लोग भी खरीदेंगे तो बहुत होगा, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ही बहुत ज्यादा है भाई। वर्ल्ड में अब नंबर 1 पोजीशन में है हम, तो बाहर की कंपनी क्यों नहीं इंडिया में आना चाहेगी। एक चीज लेकर आए, हमारे 2% लोग भी खरीदते हैं, 2% लोग भी खरीदते तो बहुत होता है, तो हर माल चलेगा यहाँ पर। तो वो चाहते हैं यहाँ पर एंटर होना, ठीक है। चलिए, तो डेवलप कंट्री को क्या फायदा है, अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा और अच्छी खासी रेपुटेशन कि भाई हमारा मल्टीनेशनल बिजनेस है, देखो दूसरी कंट्रीज में भी देखो कितना चलता है, क्लियर है। लेकिन फायदा बस क्या डेवलप कंट्रीज को होगा, डेवलपिंग को भी तो हो रहा है। क्या हो रहा है, हमें फाइनेंस मिल रहा है, टेक्नोलॉजी मिल रही है, मशीनरी मिल रही है, नो हाउ मिल रहा है, मैनेजमेंट मिल रहा है, टेक्निकल एक्सपर्ट। अब इन्होंने कहा हमें इतनी सारी चीजें मिल रही है, अगर मेरी कंपनी में जिस भी चीज की कमी हो तो वो चीज ले लो ना बाहर की कंपनी से। मैं कह रही हूँ कि सब कुछ बढ़िया, पैसे की कमी नहीं है, लेकिन हमारा मैनेजमेंट सही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बाहर लिखाएंगे। सब बढ़िया, टेक्नोलॉजीज नहीं है, तो बाहर से ले लो। समझ में आया। तो जिसको जिस चीज की कमी लगी वो उसके साथ फॉरेन कोलैबोरेशन कर ले, क्योंकि बाहर अच्छा है, जिसका अच्छा है, जिसका बेस्ट है उसके साथ कर लो। चलिए, अचीव क्या है, फास्ट इकोनॉमिक ग्रो करेगी हमारी, तो ये डेवलपिंग कंट्रीज का फायदा। नेक्स्ट क्या लिखा है, अच्छे रिलेशन होंगे। कैसे अच्छे रिलेशन होंगे, जो भी गैप्स आ रहे हैं दूसरी कंट्रीज हमारे बीच से हटा दिए जाएंगे, तो ऑब्वियसली बच्चा रिलेशन बेटर हो जाएंगे। मोदी जी जा जाके क्या कर रहे हैं, रिलेशन अच्छे कर रहे हैं। इनिशिएशन ऑफ फॉरेन कोलैबोरेशन, ये क्या लिखा है, ये किसने इनिशिएट किया है, गवर्नमेंट ने किया है। क्यों गवर्नमेंट इनिशिएट कर रही है, क्योंकि बच्चा इससे हमारे देश की भी फॉरेन करेंसी तो आएगी और हमारी देश की इकोनॉमी भी क्या होगी बच्चा, ग्रो होगी। बेटर यूटिलाइजेशन होगा रिसोर्सेज का, जो रिसोर्सेज उनके पास है हम भी यूज कर पाएंगे, जो हमारे पास है वो भी यूज कर पाएंगे, और दोनों को फायदा होगा। तो बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होंगे। स्कोप ऑफ फॉरेन कोलैबोरेशन, इन्होंने कहा फॉरेन कोलैबोरेशन बहुत वाइड होता है, जिस बिजनेस का जो कोर एरिया उससे ले लो, जैसे फाइनेंस, प्रोडक्शन, मैनेजमेंट, टेक्निकल, जिसका जो कम है हमारे देश में जाके कर लो कोलैब। समझे। नेक्स्ट क्या लिखा है, कुछ बच्चे बच्चे मिसलेनियस फीचर्स है। फटाफट, पहले क्या लिखा है, रिड्यूस करता है। क्या रिड्यूस करता है, हमारे यहाँ बेरोजगारी खत्म होगी, बाहर के लोग आते हैं तो। और क्या लिखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, रेवेन्यू इंक्रीज होगा सरकार का, और क्या मिलेगा, हमारी इकोनॉमिक ग्रो इंक्रीज होगी। क्लियर है। तो ये सब क्या पढ़ा हमने, फीचर्स पढ़े। चिल्लर चिल्लर बातें, मे बी ओल्ड में ये सब नहीं है, स्किप कर रखा उन्होंने, कुछ नहीं दे रखा उन्होंने। चलिए, तो ऑब्जेक्टिव क्या फॉरेन कोलैबोरेशन का, पहला क्या लिखा है, फाइनेंस ग्रोथ, मेजर मार्केट शेयर। फॉर एग्जाम्पल मैं किया की अगर बात करूं, किया बाहर बहुत चलती है, इंडिया में भी एंटर हो गई है ना, बहुत ज्यादा। इंडिया में तो कुछ भी नहीं चलती है ना, लेकिन अब चलने लगी। तो इन्होंने लिखा है भैया मार्केट शेयर बढ़ाना चाहते हैं। फिर क्या लिखा है, रिड्यूस हायर ऑपरेटिंग कॉस्ट, क्या है, ऑप्टिमम इफेक्टिव यूज जो भी रिसोर्सेस है, और जनरेट एम्प्लॉयमेंट। सेम घिसी-पिटी बातें जो ऊपर पड़ी। यहां पर हमारे क्या खत्म होते हैं, फीचर्स खत्म होते हैं। टाइप, पहला टाइप क्या लिखा है, नाम से काम समझ जाओगे। क्या कर रहे होंगे हम, फाइनेंस, इंडिया की कंपनी बाहरी कंपनी के साथ कोलैब करेगी और उनसे क्या ले रही होगी, फाइनेंस। नेक्स्ट हेडिंग बताओ, टेक्नोलॉजीज ले रही होंगी। नेक्स्ट क्या लिखा है, मार्केटिंग,
हम मार्केटिंग में वीक है तो हमने क्या किया, मार्केटिंग के साथ कोलैब कर लिया मार्केटिंग कंपनी। मैनेजमेंट में वीक है तो मैनेजमेंट जिसका स्ट्रांग है उनके साथ कर लिया। तो नाम से काम समझ में आता है, लेकिन स्टिल लिखने के लिए आपको चाहिए कंटेंट। एक लाइन में क्या ही लिखोगे, नंबर मिलेंगे क्या पूरे? नहीं। फॉरेन कोलैबोरेशन में सबसे पहला टाइप क्या है, फाइनेंशियल। तो इन्होंने कहा फाइनेंशियल में कितने टाइप है, 3। पहला क्या लिखा है, ओनरशिप, दूसरा क्या लिखा है, लॉन्ग टर्म लोन, और तीसरा मैं बोलूंगी शॉर्ट टर्म लोन। वापस पहले क्या लिखा है, ओनरशिप शेयर। फॉरेन कोलैबोरेशन क्या, एक इंडियन कंपनी एक बाहरी कंपनी है, बाहरी कंपनी ने इंडिया को पैसा दिया, इंडियन कंपनी को पैसा दिया और बदले में क्या ले लिया, ओनरशिप, इक्विटी शेयर होल्डर ले लिया। या फिर उन्होंने पैसा दिया एज अ लोन, डिबेंचर होल्डर, या तो उन्होंने क्रेडिट दिया मतलब ऊपर लॉन्ग टर्म है और नीचे क्या लिखा है, शॉर्ट टर्म लोन। ये बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट के होंगे इससे, है ना, कैपिटल लोन हो गया, और ये क्या हो गया, शॉर्ट टर्म, मतलब छोटे मोटे रॉ मटेरियल खरीदने के लिए। ठीक, चलिए तो यही बस लिखा है, एक बार रीड कर लेना। टेक्निकल कोलैबोरेशन इनफ्लो, हम क्या कर रहे हैं, फॉरेन टेक्नोलॉजी लेके आए, यहाँ पे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं फॉरेन टेक्नोलॉजी के साथ, क्या कर रहे हैं, हमारी इंडियन जो टेक्नोलॉजीज है उनके साथ जोड़ रहे हैं ताकि हम थोड़ा बेटर इंप्रूव कर पाए। फॉर एग्जाम्पल मैं हीरो अगर होंडा की बात करूं तो बच्चों ऑब्वियसली ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या था, होंडा के पास टेक्नोलॉजीज थी। हमने हीरो ने मिलकर क्या किया, देख लिया, समझ लिया, बोला चलो आप खत्म करो, मैंने सब सीख लिया, मैं अच्छा बिजनेस कर लूंगा इंडिया में। ठीक है, ऐसे ही होता है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, ठीक है, अग्रीमेंट होते हैं। क्या हम कंपटीशन एक्ट जानते हैं? उस टर्म्स एंड कंडीशन में कभी हम कुछ ऐसा लिखते हैं कि जब खत्म हो जाएगा हमारा सब कुछ, अच्छा बहुत डिटेलिंग अभी नहीं है इतनी, ठीक है। होता क्या समझना, जब भी आप मिलकर काम कर रहे होते हो तो क्योंकि हम एक दूसरे के सारे सीक्रेट्स जानते हैं, तो अब आप कुछ टाइम तक आपको वो सारी चीजें क्या करनी पड़ेगी, रिजर्व करनी पड़ेगी। आप ऐसे ही पब्लिकली किसी को डिस्क्लोज कर सकते नहीं हो, और ना ही आप वो काम कर सकते हो। टर्म्स एंड कंडीशन में पहले ये लिख दिया जाता है, तब जाकर आप आगे जॉइंट वेंचर या फिर अग्रीमेंट बना पाते हो। ठीक है, नहीं तो फिर आपके बीच में अग्रीमेंट नहीं होगा, बिजनेस ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यस एक्ट भी बहुत सारी चीजें डालता है कि आपको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं, तो वो डिटेलिंग है। चलिए नेक्स्ट लिखा है, फॉरेन कंपनी प्रोवाइड टेक्नोलॉजी नो हाउ, सेम बातें घिसी पिटी बातें हैं। ठीक है, रिमूव द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी गैप, जो हमारे देश में टेक्नोलॉजीज की कमी है वो क्या हो जाता है, खत्म। बच्चों टेक्निकल कोलैबोरेशन वन लाइन में समझते हो, कंसेप्ट की बात करूं तो समझते हो, लेकिन कंटेंट है क्या, चलिए कंटेंट इकट्ठा करें। पहला कंटेंट क्या है, फॉरेन टेक्नोलॉजी आ रही है इंडियन मार्केट में, पहला पॉइंट। दूसरा हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, मतलब जोड़ रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं बाहर की टेक्नोलॉजी को इंडिया की टेक्नोलॉजी को। हम इंडियन टेक्नोलॉजी में जो कमी है, जो गैप है, उसे क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। एक ही चीज को तरीके से अलग अलग बोला है, समझ रहे हो। इन्होंने कहा फॉरेन कंपनी क्या क्या प्रोवाइड करता है, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज, और इंस्टॉल करता है ऑटोमेटिक मशीनरीज ताकि मैनुअली काम करना ना पड़े। तो एग्जाम्पल देके बता सकते हो। और फाइनली यहाँ पर आ जाओ, डेवलपिंग जो कंट्रीज है, मोस्ट ऑफ द फॉरेन कोलैबोरेशन टेक्निकल इन नेचर। जनरली जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जो कि हमारी इंडिया है, ज्यादातर किस टाइप का कोलैबोरेशन करती है, टेक्निकल। मेजॉरिटी कोलैबोरेशन हमारे देश में जितने हुए हैं, हर केस में ज्यादातर क्या था, टेक्नोलॉजी ही चाहिए थी हमारे देश को। पैसा फिर भी सेकेंडरी है, पहले क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी। कार वार ये सारी चीजें बाहर से ही आई है बच्चा। ठीक है, मार्केट कोलैबोरेशन, मार्केटिंग कोलैबोरेशन मीनिंग कंसेप्ट समझ में आ गया। हम क्या कर रहे हैं, मार्केट में अच्छे नहीं है तो हमने मार्केटिंग कंपनी के साथ कोलैब कर लिया। कंटेंट चलिए इकट्ठा करते हैं। कंटेंट क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज। अब हमारा जो गुड्स है बस क्या इंडिया में बिकेगा, नहीं, हमने एक फॉरेन कोलैबोरेशन कर लिया, बाहर बिकेगा। समझ लो यूएस की कंपनी है तो वो कहां बेचेगी ये गुड्स, अपने यूएस में। लेकिन अगर उसका एक्सपेंशन दूसरे और कंट्रीज में भी है तो वो यूएस में भी बेचेगी और ग्लोबली वर्ल्ड में जहां उसको ठीक लगे, इंटरनेशनल मार्केट। तो हमारा फायदा होगा। पहला पॉइंट, फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज टेक प्लेस, है ना, डोमेस्टिक, वहां के इधर आ जाएंगे और हमारे क्या हो जाएंगे, वहां चले जाएंगे। इंटीग्रेट हो रहा है। ठीक है, चलिए फॉरेन कंपनी सेल दीज गुड्स इट्स ओन कंट्री, अपने में भी और इन दी इंटरनेशनल मार्केट। वेरी बेनिफिशियल फॉर इंक्रीजिंग दी एक्सपोर्ट, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। कंटेंट इकट्ठा क्या और कुछ नहीं। पहला पॉइंट क्या बोलोगे, इनफ्लो आ रहा है, फॉरेन गुड्स, बाहर के गुड्स भी इंडिया में आ रहे हैं। दूसरा हमारे गुड्स भी उसकी कंट्री में जा रही है जिसका कोलैब किया, और इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट। 2 पॉइंट हो गया, एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा। ठीक है, ठीक है, ज्यादा कंटेंट है भी नहीं इसमें। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, हमारा मैनेजमेंट वीक है तो हमने ऐसी कंपनी के साथ कोलैब किया है जिसका मैनेजमेंट स्ट्रांग है।
फॉरेन कंपनी क्या प्रोवाइड करती है? मैनेजमेंट स्किल्स। किसको? ऑब्वियसली डोमेस्टिक कंपनी। देखो लिखने का तरीका देखो, आपको भी यही लिखना है। फॉरेन कंपनी क्या प्रोवाइड करे हमारी इंडियन कंपनी को? मैनेजमेंट स्किल्स। पहला पॉइंट हो जाएगा। टीच इट एवरीथिंग अबाउट द मैनेजमेंट। इन अदर वर्ड, दूसरे तरीके से हम बोले तो ये एडवाइस करती है, सॉल्व करती है मैनेजमेंट प्रॉब्लम। हम कह रहे हैं हम मैनेजमेंट में ठीक नहीं है, तो वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेगी ना, उसे क्या करेगी? ठीक करेगी। ठीक है, चलिए मैनेजमेंट स्किल्स में इन्होंने पूरे एग्जाम्पल दे रखे हैं। मैनेजमेंट के अंदर प्रोडक्शन का मैनेजमेंट, मार्केटिंग का, पर्सनल का, फाइनेंस का। ये कंटेंट है जो कि लिखना है, दैट्स इट। क्लियर है? टाइप समझ में आ गया? हेडिंग बताओ क्या लिखा है? पहले बता चुकी हूँ, इंडिया में सबसे ज्यादा किस चीज का कोलैबोरेशन होता है? पहले तो टेक्नोलॉजी और दूसरा क्या है? फाइनेंस। इन इंडिया बेसिकली टू फॉर्म फॉरेन कोलैबोरेशन, फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी। फाइनेंशियल कोलैबोरेशन का मीनिंग बताया है इन्होंने, कहा भाई फाइनेंशियल कोलैबोरेशन आया तो पैसा आ गया, फॉरेन करेंसी इंडिया में आ रही है, कौन बीच में आएगा? अथॉरिटी, आरबीआई। आरबीआई से पूछना पड़ेगा। इन्होंने कहा टेक्निकल कोलैबोरेशन के लिए भी हमारी एक अथॉरिटी, अथॉरिटी का नाम पूरा फुल फॉर्म क्या है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड, शॉर्टकट में DPIIT। क्लियर है? तो एक अथॉरिटी है, ये अथॉरिटीज बीच में आती है और सब चेक करती है, परमिशन इनसे ली जाएगी। अभी हमने पढ़ा ना, परमिशन लेना है, जब तक परमिशन नहीं मिल रहा तो एक अग्रीमेंट करना है। उस अग्रीमेंट का नाम प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, चलिए फेमा बीच में आ जाएगा। फेमा का फुल फॉर्म फॉरेन एक्सचेंज, मतलब होता है फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज, एक्सचेंज हो रहा है ना, तो फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी एक्ट आ जाएगा और इसमें जो बातें लिखी है वो सारी चीजें ध्यान देनी है। ठीक, चलिए फॉरेन कोलैबोरेशन एक्सीड मिनिमम लिमिट ऑटोमेटिक रूट। समझना, जब भी बाहर से कोई भी पैसा आता है तो दो रास्ते होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं रूट। एक होता है ऑटोमेटिक रूट, दूसरा होता है अप्रूवल रूट। ऑटोमेटिक रूट की पूरी एक लिस्ट दे रखी है, एक लिमिट है, एक दायरा है, उस लिमिट को क्रॉस नहीं करना है। जिस दिन उस लिमिट को क्रॉस कर लोगे तो फिर आप अप्रूवल रूट में पहुंच जाते हो, आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। वापस दो रास्ते हैं इंडिया में पैसे लाने के, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर से पैसा इंडिया में दो तरीके से आएगा, पहला ऑटोमेटिक रूट, दूसरा अप्रूवल रूट। ऑटोमेटिक नाम से समझो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, लिस्ट खोलो, लिस्ट में आप दिख रहा है कौन सा बिजनेस कर रहे हो, उस बिजनेस में आपका कितना परसेंट है, लिमिट के अंदर में पैसा ला रहे हो तो ऑटोमेटिक आ जाओ। अप्रूवल रूट क्या बोल रहा है? लिमिट क्रॉस, तो पूछ कर आ जाओ, आने दिया जाएगा लेकिन पूछना पड़ेगा। ठीक, द गवर्नमेंट है सेटअप, क्या एक बोर्ड बनाया है, बोर्ड का नाम क्या है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। ये एनकरेज क्या करता है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में। जो ये बोर्ड है इसका काम क्या है? स्पीड अप दी क्लियरेंस ऑफ दी प्रपोजल। जो भी डिस्कशन चल रहा है, बिजनेस प्रपोजल चल रही है कि चलो कोलैब करते, चलो आपस में मिलकर बिजनेस करते हैं, तो ये इसको थोड़ा फटाफट काम करवाता है। नेक्स्ट क्या लिखा है? रिव्यू कोलैबोरेशन क्लियर्ड। तीसरा पॉइंट क्या लिखा है? अभी दिखेगा, अरे फ्रीज हो गया। एयरमार्किंग है एसर्टेनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू इन्वेस्ट इन इंडिया, मतलब वेरी गुड। हम बोर्ड की बात करें, बोर्ड का क्या काम है? बोर्ड का ये काम है रिजर्व करना, पता लगाना क्या कि कहाँ कैसे इन्वेस्ट हो सकता है। बाहर का बिजनेसमैन आके बोल रहा है भैया फॉरेन से हमें बिजनेस करना है, तो ये बोर्ड क्या करवाएगा? काम करवाएगा, ढूंढेगा कि भाई सबसे बेस्ट क्या रहेगा आपके लिए, ताकि हमारी देश की इकोनॉमी क्या हो जाए? ग्रो हो जाए। ठीक है, यहाँ पे खत्म होता है पूरा फॉरेन कोलैबोरेशन। फटाफट सबसे पहले क्या पढ़ा? मीनिंग, कोलैबोरेशन का मीनिंग पढ़ा, दो या दो से ज्यादा जो मिलकर काम कर रहे हैं। टाइप्स पढ़े, पहला टाइप क्या है? हॉरिजॉन्टल, दूसरा वर्टिकल, तीसरा इंटरसेक्शनल, देन जॉइंट वेंचर, देन इक्विटी। फॉरेन कोलैबोरेशन की पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, जिसमें एक क्या होना चाहिए? रेसिडेंट, दूसरा नॉन रेसिडेंट। पूरे फीचर्स एक बार देख लेने का, एग्जाम्पल पढ़े, फिर फाइनली हमने क्या पढ़े? उसके दोबारा से फीचर्स पढ़े। कितने फीचर्स पढ़ाते हैं यार। ऑब्जेक्टिव, घिसी पिटी बातें। टाइप्स, पहला क्या टाइप क्या था? फाइनेंशियल, दूसरा टेक्निकल, तीसरा मार्केटिंग, नेक्स्ट मैनेजमेंट। मीनिंग की बात करूं तो तुमको पता है, कंसेप्ट की बात करूं पता है, लेकिन आपको कंटेंट के लिए पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक, इंडिया में दो फेमस है, पहला टेक्नोलॉजी, दूसरा, चलिए हेडिंग क्या लिखा है? जॉइंट वेंचर का मीनिंग क्या है? पहले पढ़ चुके, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, एक अलग से कंपनी बना रहे हैं ताकि वो कंपनी क्या कर सके? बिजनेस कर सके, कुछ एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। जॉइंट वेंचर कमर्शियल एंटरप्राइजेस है, ज्वाइंट बाय टू और मोर पार्टीज अदरवाइज रिटेन देयर, मतलब अलग अलग इंडिविजुअल अपना बिजनेस करते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। हीरो और होंडा मिलकर जॉइंट वेंचर करके काम करे थे,
तो क्या हीरो ने अपनी कंपनी हीरो की बंद कर दी थी क्या, कि होंडा ने बंद कर दी थी? इन्होंने कहा अपने बिजनेस पैरेलली करते रहो, अब मिलकर आप क्या करोगे, साथ में काम करोगे। ठीक। इन इंडिया टिल रिसेंटली ऑल इक्विटी बेस्ड वेंचर, एक्चुअली में दो टाइप के जॉइंट वेंचर होते हैं, एक होता है इक्विटी बेस्ड और एक होता है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड। ठीक, वापस दो टाइप के जॉइंट वेंचर है, आगे चल के पढ़ेंगे, को दिखा देती हूँ। ध्यान दो, दो टाइप है जॉइंट वेंचर के। पहला टाइप क्या है, इक्विटी बेस्ड, दूसरा क्या है, कॉन्ट्रैक्चुअल। अभी शॉर्ट में समझा रही हूँ, डिटेल में समझाऊंगी। इक्विटी मतलब क्या, कंपनी, जहां इक्विटी शेयर्स आ गए वो क्या हो गया, कंपनी। कॉन्ट्रैक्ट लिखा मतलब यहाँ पे कंपनी नहीं है। या तो एक कंपनी बना दो, या तो एक क्या बना दो, कंपनी, या तो आप क्या करो, कॉन्ट्रैक्ट। मारुति सुजुकी, मारुति अलग है और सुजुकी अलग है। मारुति कहाँ की है, इंडिया की। सुजुकी कहाँ की है, जापान। ठीक है, तो इन्होंने क्या कर रखा है, एक तरीके से जॉइंट वेंचर। ठीक, तो जॉइंट वेंचर किस फॉर्म में बना के रखा है, इक्विटी बेस्ड। इंडिया में सबसे ज्यादा जो होता है जॉइंट वेंचर वो इक्विटी बेस्ड होता है कि कॉन्ट्रैक्चुअल, इक्विटी बेस्ड होता है। उठा के देख लो, जितनी भी ट्रांसपोर्ट कंपनीज देख लो या और भी टेक्नोलॉजीज को लेकर देख लो, फाइनेंस को लेकर देख लो, ज्यादातर आपको किसको लेकर दिखेंगी, इक्विटी बेस्ड। दैट मींस उन्होंने क्या बनाया है, कंपनी बनाई है। कौन लोग कॉन्ट्रैक्ट वाले बनाते होंगे, कॉन्ट्रैक्चुअल, जहां पे कंपनी बनाना पॉसिबल नहीं है। जहां कंपनी बनाना पॉसिबल नहीं है, सेपरेट आइडेंटिटी नहीं है, वहां पे भी कॉन्ट्रैक्ट मजबूरी है। हो सकता है ये मजबूरी क्यों हो, हम तो कह रहे हैं हम तो कंपनी बनाने को तैयार हो, लेकिन जिस कंट्री से वो फॉरेन कोलैबोरेशन हो रहा है उस कंट्री का लॉ मना करता होगा, वो कहता होगा हम इसे कंपनी नहीं मानेंगे, हम इसे एंटिटी नहीं मानेंगे, तो इस कारण से कॉन्ट्रैक्चुअल होते हैं। तो जॉइंट वेंचर दो है, क्योंकि अभी हम इंडिया को लेके पढ़ रहे हैं, इंडिया तो अलाउ करता है, लेकिन ऐसी दूसरी भी तो कंट्रीज है ना जो नहीं अलाउ करेगा, तो वहां फिर इक्विटी की जगह मजबूरी में आपको क्या करना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्चुअल करना पड़ता है। क्लियर है? क्या लिखा है, इन इंडिया टिल रिसेंटली, अभी तक क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट ऑल दी इक्विटी बेस्ड वेंचर, मतलब टू फॉर्म अ कंपनी, कंपनी बनाते हैं। हाउएवर गवर्नमेंट ने परमिशन दे रखी है, अब किसको मिल गई है, एलएलपी फर्म को मिल गई है। देयर इज अ सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट इन दी एलएलपी फर्म। अभी मैंने इक्विटी आपको डिटेल में नहीं पढ़ाया, लेकिन स्टिल इक्विटी में आप ये समझ गए हो कि कंपनी मतलब, कंपनी से मतलब क्या है, सेपरेट आइडेंटिटी। क्या एलएलपी की भी अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी होती है? तो यस, कंपनी को भी अलाउड है और एलएलपी को भी अलाउड है, वहां डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए, मीनिंग दे रखा है, घिसा पिटा मीनिंग है, रीड कर रही हूं। जॉइंट वेंचर मतलब क्या है, एंटरप्राइजेस दो या दो से ज्यादा इन्वेस्टर क्या करे, ओनरशिप, और साथ में कंट्रोल भी करे जो भी प्रॉपर्टी, लेकिन किसके लिए, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट ओनली। कुछ एक प्रोजेक्ट के लिए काम खत्म तो आपका अग्रीमेंट भी खत्म। ठीक है, वापस से आगे कंटिन्यू करना चाहते वो फिर उनकी आपस की मर्जी है। जॉइंट वेंचर का मीनिंग अब कुछ नहीं, उन्होंने एग्जाम्पल दे दे के बताया कि ऐसे कितने सारे जॉइंट वेंचर चल रहे, इंडिया में भी चल रहे। कुछ एमएनसीज है, डिफरेंट फॉर्म जॉइंट वेंचर बनाती है कुछ एमएनसीज, लेकिन अलग अलग तरीके से। फ्रेंचाइजीज समझते हैं, तो फ्रेंचाइजी लेकर इन्होंने जॉइंट वेंचर कर दिया। ब्रांचेस समझते हैं, कोई एक फॉरेन कंपनी उन्होंने इंडिया में एक ब्रांच खोल ली। सब्सिडीज समझते हैं, फॉरेन कंपनी ने यहाँ अपनी सब्सिडी खोल दी, हम भी तो वहां खोलते हैं ना, तो वो लोग भी यहाँ खोल सकते हैं। जॉइंट वेंचर जो अभी पढ़ रहे हैं, दो लोग मिलकर साथ में काम करो, या फिर क्या लिखा है, टर्न की प्रोजेक्ट, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स के लिए हमने ये किया है। सुनने में सब तुमको एक जैसे लग रहे होंगे, लेकिन अंदर से यस थोड़ी 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 थिन लाइन ऑफ डिफरेंसेस होते हैं, दैट्स इट। ठीक है, सबका मीनिंग अदरवाइज कॉमनली तो मैं एक ही कहूंगी कि मिलकर साथ में बिजनेस करें, दैट्स इट। क्लियर है? सीधा यहां पर आने का, जॉइंट वेंचर के फायदे। सबसे पहला फायदा क्या लिखा है, बताने की जरूरत है क्या, भैया बहुत रिस्क है, दो लोग मिलकर करेंगे तो शेयर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या लिखा है, खर्चा बहुत है, तो भाई दूसरी कंपनी को बुला लो तो क्या हो जाएगा, खर्चा कम। जैसे रिस्क कम हो जाएगा, ऐसे क्या हो जाएगी, कॉस्ट भी कम हो जाएगी। इकोनॉमिकल है मतलब कि सस्ता पड़ेगा। मार्केट में एक्सेस, हम वहां के मार्केट में जा पा रहे हैं, वो भी तो हमारे मार्केट में आ पा रहे हैं। ठीक है, जितने भी अभी मैंने मारुति सुजुकी हीरो होंडा ये सब एग्जाम्पल दिए, वो इंडिया के मार्केट में आए हैं और हमें भी एंट्री मिल रही है फिर वहां पर। द कंपनी द लैक ऑफ बेसिक, क्या लिखा है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कस्टमर एंड रिलेशन। भैया कमी है हमारी, अगर कंपनी में किस चीज की कमी है कि हम रिलेशन नहीं डेवलप कर पाते, कस्टमर को नहीं डील कर पाते, तो प्लीज पार्टनर को बुलाओ, वो पार्टनर आपको मार्केट में घुसने देगा, कस्टमर से रिलेशन अच्छे बनाने में आपकी हेल्प करेगा। क्लियर है? एक्सप्लोर करेगा ग्लोबल मार्केट। बच्चा ये इंडिया में आने की बात कर रहे हो और हम इंडिया के बाहर जाएंगे अगर फॉरेन कोलैबोरेशन हो रहा है तो। नेक्स्ट लिखा है, इक्वल एक्विजिशन ऑफ अदर एंटिटी ऑफ बिजनेस। पैसा नहीं है हमारे पास, पैसे की कमी है, किसी एक दूसरे बिजनेस को खरीदना चाहते हैं, तो एक फॉरेन कंपनी के साथ कोलैब करो, फाइनेंस में वो स्ट्रांग होगा, हम दूसरे बिजनेस को आसानी से खरीद पाएंगे। पढ़ क्या रहे हैं, फायदे।
फायदा ये कि पैसा मिलेगा तो सब कर लेंगे। नेक्स्ट क्या लिखा है, कॉस्ट एफिशिएंसी। इकोनॉमिकल स्केल बोला था, यहाँ कॉस्ट एफिशिएंसी एक ही बात लिखी लेकिन तरीके अलग अलग है। नेक्स्ट क्या लिखा है, फ्लेक्सिबल नेचर। जहां भी आएगा समझ जाना वो ये कहना चाह रहे हैं मिलकर भी काम कर रहे हैं और इंडिविजुअली भी अपना अपना बिजनेस चालू है, बंद नहीं किया। मारुति अपना एक अलग सिंगल काम करती है, सुजुकी अपना अलग काम करती है और मिलकर भी काम करती है। बात समझ में आ गया पक्का? चलिए, तो फ्लेक्सिबल से मतलब क्या है, ईच पार्टिसिपेंट फ्रीडम टू कंटिन्यू देयर इंडिविजुअल बिजनेस। जहां कहीं चैप्टर में फ्लेक्सिबिलिटी आएगा समझ जाओगे फ्लेक्सिबिलिटी से मतलब क्या है, अपना खुद का बिजनेस भी पैरेलली रन कर सकते हैं। बढ़ो आगे, फायदे बढ़ ले तो नुकसान भी। पहला नुकसान, फ्लेक्सिबिलिटी आ गया तो मतलब दिमाग में क्या है, वही वाली बात है अभी मैंने बोला इंडिविजुअली। इन्होंने कहा फ्लेक्सिबिलिटी वेयर फुल कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड। जेवी प्रोजेक्ट, जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट, एक जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट है जिसपे आप काम कर रहे हो, लेकिन इस प्रोजेक्ट की खास बात क्या है कि आप इसे तभी अच्छे से प्रॉफिट कमा पाओगे जब आप इसको 100% दोगे। लेकिन कोई भी कंपनी 100% दे रही है क्या? नहीं, वो तो अपना अपना बिजनेस भी करिए। अगर वो अपना अपना बिजनेस करिए तो चला पाना थोड़ा सा मुश्किल है, बस बोला जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली में जब आते हो तो मुश्किल आएगी। सोच के देखो, अगर मैं यहीं आईटेक्स में बस पढ़ा रही हूँ तो दिन भर पढ़ा रही हूँ तो ठीक है, लेकिन हमने क्या बोला, एक चलो जॉइंट वेंचर में एक तीसरी क्लास खोलते हैं, ठीक है, एक दूसरी क्लास के साथ टाइप कर लिया, वो भी सिंगल पूरे दिन भर वहीं पढ़ा रही है, मैं भी दिन भर, तो हमने कहा चलिए एक तीसरी जगह पे जाकर मिलकर पढ़ाएंगे, थोड़ा तुम संभालना थोड़ा मैं, झगड़ा ही करते रह जाएंगे ना कि तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, इस टाइम पे नहीं आया, मैं अपनी क्लास देख रहा था, वो कहेगा मैं अभी अपनी क्लास देख रहा था, तो झगड़ा होता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी तो है, लेकिन 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 कभी कभार जरूरत पड़ जाती है, अदरवाइज वो क्लासेस बढ़ी नहीं पाएगी, वो बिजनेस आगे जा ही नहीं पाएगा। तो यस, नुकसान भी है, प्रैक्टिकली में नुकसान हो जाता है। क्या लिखा, लैक ऑफ, हम कितनी बार भी लिख दे कि इक्वल ओनरशिप मिलती है, इक्वल कंट्रोल मिलता है, लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं। स्टिल जितनी भी प्रॉब्लम है ना बच्चा प्रैक्टिकली है, इन्होंने ये लिखा में नॉट बी पॉसिबल प्रैक्टिकली, शायद उतनी इक्वालिटी ना मिले। आपको लगेगा कि हाँ मैंने ये काम इसको दे, ये काम इसमें, तू एक दूसरे काम में इंटरफेयर मत करना, लेकिन एक दूसरे काम से दिक्कत हो ही जाती है, इंटरफेरेंस तो होता ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, कल्चर डिफरेंस है, बाहर की फॉरेन कंट्री अलग, हमारी कंट्रीज अलग। बच्चा एक्चुअली में होता है, अगर हम आप कभी किसी से अगर आपने बात की हो कि हमारे इंडियन जो हैं बाहर काम कर रहे हैं, ठीक है, उनका खाने का तरीका अलग होता है, हमारे खाने का तरीका अलग होता है, एक दिन 2 दिन खा रहे हो तो बात अलग है, भाई पूरे दिन खाना है, हमेशा ही खाना है सालों से, तो डिफरेंसेस आते हैं, उनके कल्चर्स अलग हैं, वो लोग कुछ ऐसी चीजें भी खाते हैं जो हम पसंद, और हमारे साथ बैठ के खा रहे तो कैसे ही करेंगे। उनके कुछ फेस्टिवल्स होते हैं जो हमें पसंद नहीं आते, हमारे कुछ होते हैं जो उनको समझ में नहीं आते, पसंद नहीं आते। हालांकि हम लोग तो एंजॉय ही करते हैं, है ना, हमें तो सबके ही पसंद है, लेकिन स्टिल किसी एक पॉइंट में डिफरेंस आ ही जाता है, ठीक है। तो ये लिखा है पुअर कॉपरेशन, जैसे उन्होंने ये लिखा है, ये देखो ये क्या लिखा है, हमारे बिलीव्स अलग है, हमारे टेस्ट अलग है, तो दिक्कत तो जाएंगी ही। नेक्स्ट ये लिखा है एक्सटेंसिव रिसर्च एंड प्लानिंग रिक्वायर्ड। क्या लिखा है, फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस। साथ में मिलकर काम कर रहे हो ना तो एक्सपीरियंस बहुत गड़बड़ होते हैं, तो प्लीज सोच समझकर रिसर्च कर कर सही कोलैबोरेशन करना। गलत कोलैबोरेशन कर लिया तो जल्दी ही टूट जाएगा। इट इज जस्ट लाइक अ शादी, है ना, सही लड़का लड़की सेलेक्ट कर लेना, नहीं तो जल्दी ही टूट जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्या लिखा है, कम्युनिकेशन, बहुत गैप आता है, बहुत गैप, ठीक है। अब तुम लोग उसी टॉपिक में नहीं घुसना, हाँ हाँ बहुत गैप आता है दीदी, इसमें तो रिलेशनशिप में तो बहुत गैप आता है ना। चलो फिर क्या लिखा है, अनरिलायबल पार्टनर, पार्टनर में भरोसा ही नहीं है। फिर क्या लिखा है, आज आप साथ में मिलकर काम कर रहे हो, कल को अलग अलग करोगे तो आप क्या करो, एक कॉम्पिटिटर खड़ा कर रहे हो अपना, क्योंकि उसे आपके बारे में आप सब कुछ पता है, वो भी अब अकेले तो बिजनेस कर ही लेगा ना। तो प्लीज सोच समझकर करना, ये नुकसान भी होते हैं। क्लियर है, क्या स्ट्रेटेजी होगी ज्वाइंट वेंचर की, इन्होंने स्टेप बाय स्टेप, आप एक ज्वाइंट वेंचर करने जा रहे हो, ठीक है, आप एक लड़का लड़की ढूंढने जा रहे हो, ठीक। पहला काम क्या है, आइडेंटिफाई करना सही पार्टनर, आइडेंटिफाई करना एक सही पार्टनर। क्या होना चाहिए, ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। क्या डेवलप करो, स्ट्रॉन्ग ज्वाइंट वेंचर रिलेशन, ठीक है। चलो फिर क्या लिखा है, इक्वल कंट्रीब्यूशन। अगर कम कंट्रीब्यूशन लोगे तो ऑब्वियसली बच्चा, अगर 70-30 का कंट्रीब्यूशन लोगे तो झगड़ा नहीं हो जाएगा, 70 वाला बोलेगा मेरी ज्यादा चलेगी, 30 बोलेगा दबा रह जाएगा, एक दिन टूट जाएगा, ठीक है। क्या लिखा है, अग्रीमेंट रिटर्न, सारी चीजें लिख दो, ओरल कब तक याद दिलाओगे, ये बोला था ये बोला था, ठीक है। चलिए
लिमिट द स्कोप ऑफ जॉइंट वेंचर। इन्होंने बोला भाई अपनी लिमिट तय कर लो कितने साल तक काम करोगे, लेकिन अगर सब कुछ अच्छा होता है तो म्यूचुअल कंसेंट से क्या कर लो, लिमिट बढ़ा दो अपनी। हमने कहा हम 3 साल तक काम करेंगे, सब कुछ अच्छा रहा, एक्सपीरियंस अच्छे रहे तो इस 3 साल को आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। क्लियर है? ये सब क्या है, स्ट्रैटेजीज। वेल डिफाइंड बिजनेस मॉडल होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी बोले तो अपना अपना बिजनेस भी अकेले साथ में करो, ठीक है। देन क्या लिखा है, अग्रीमेंट में साफ साफ लिख दो, एकदम क्लियर प्रोटोकॉल्स आपके बने होने चाहिए कब आप खुद से एग्जिट कर सकते हो, ताकि कल को झगड़े ना हो। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आपको ठीक नहीं लग रही है, काम ठीक नहीं लग रहा, तो यस एग्जिट करने का भी एक रूट होना चाहिए। क्लियर है? जॉइंट वेंचर के 2 टाइप, पहला, दूसरा। पानी पीने वाला ब्रेक दे दूं, पानी पीने वाला ब्रेक फिर बढ़ाऊंगी। आ जाओ, जैसे कि यहां पर जॉइंट वेंचर फॉर्मेशन के 2 टाइप बताए हैं। पहला टाइप क्या बताया है, इक्विटी बेस, दूसरा क्या, कॉन्ट्रैक्चुअल। इक्विटी बेस से मतलब कंपनी से है, एलएलपी से है, पार्टनरशिप से। कॉन्ट्रैक्चुअल से मतलब अलायंसेस, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। अलायंसेस मतलब क्या, साथ में मिलकर बिजनेस करना, ठीक है, कोऑपरेटिव अग्रीमेंट। चलिए दोनों की डिटेलिंग में जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर को एक्सप्लेन करिए, तो आपको मालूम है कि कंपनी बनाकर करना है, खत्म ना कंटेंट। तो चलिए कंटेंट इकट्ठा करें। सबसे पहला, सेपरेट लीगल एंटिटी। इन्होंने कहा है अगर कंपनी लिमिटेड बाय कंपनी, अगर कंपनी लिमिटेड है दैट मींस कंपनी कि हम सेपरेट आइडेंटिटी से, हमारा मतलब है हमें कंपनी चाहिए। कोई भी बाहर की कंपनी इंडिया से आती है, कोलैब करती है, तो उसे क्या बनाना पड़ेगा, अपनी एक अलग कंपनी, ठीक है। न्यूली क्रिएटेड कंपनी, कंटेंट मिलता जा रहा है, न्यू क्रिएटेड कंपनी होगा। बिकम द ओनर ऑफ द रिसोर्सेज। मान लो एक ए कंपनी है इंडिया की, एक बी कंपनी है बाहर की, ये फॉरेन कंपनी है और ये डोमेस्टिक कंपनी है। दोनों कंपनी मिलाकर क्या बना रही है, एक सी कंपनी। ये कुछ रिसोर्सेस लेकर आई है, ये कुछ रिसोर्सेस लेकर आई, ये रिसोर्सेस अब किसके नाम पे हो गए, सी कंपनी। अब ओनर कौन है उस रिसोर्सेस का, ए कंपनी है कि बी कंपनी है, दोनों में से कोई भी नहीं है, सी कंपनी है। ए कंपनी कुछ रिसोर्स लेकर आई और किसके नाम पे आ गई, सी के, इक्विटी दे देना बदले में। बी कंपनी कुछ रिसोर्स लेके आई, सी को दे दिया और बदले में सी ने बी को क्या दिया, इक्विटी। तो क्या इक्विटी शेयर होल्डर ओनर हो जाता है क्या कंपनी की प्रॉपर्टी का? कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी की होती है, उसके शेयर होल्डर की होती नहीं है। अब ए कंपनी बी कंपनी शेयर होल्डर है, लेकिन क्या प्रॉपर्टी में उसका हक है क्या, नहीं। तो यही उन्होंने लिखा है कि भाई जो वो न्यू क्रिएटेड कंपनी है ना, वो क्या बन जाएगी, ओनर किसकी, प्रॉपर्टी की, वो एसेट्स की, वो रिसोर्स की जो लेकर आई है दोनों शेयर होल्डर मिलकर, भले वो 50-50 हो। Contributed by the parties joint venture agreement. Each of the parties become the owner having the equity. Equity के फॉर्म में वो ओनर होते हैं, इसीलिए उनको इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर बोला जाता है। बात समझ में आ रही है? क्या क्या कंटेंट मिला? कंटेंट ये मिला कंपनी बनाने जिसमें सेपरेट लीगल आइडेंटिटी आ जाती है। सी कंपनी बनाएंगे, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग एक न्यू कंपनी क्रिएट होती है और ये न्यू कंपनी उन सारी प्रॉपर्टी एसेट्स की क्या होती है, मालिक होती है, जिसमें शेयर होल्डर का हक बिल्कुल भी नहीं है। शेयर होल्डर को तो क्या मिला है, इक्विटी शेयर्स मिला है बदले में। यहां तक चीज क्लियर है? चलिए, इन्होंने कहा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, आ जाइए। अग्रीमेंट जो किया जाता है, एक न्यू एंटिटी बनाई जाती है, न्यू कंपनी। क्या किया जाता है, पार्टीज इसमें क्या शेयर करती है, ओनरशिप। पार्टीज इसमें क्या शेयर करती है, मैनेजमेंट। पार्टीज क्या शेयर करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और क्या, प्रॉफिट एंड लॉस। कंटेंट मिल गया। जबकि कुछ खतरनाक बताया क्या उन्होंने, कोई बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट बताए जो अभी तक नहीं सुने थे, सब घिसे पिटे वही कॉन्सेप्ट है। कंटेंट इकट्ठा करो तब जाके पूरे नंबर मिलेंगे, ये चिल्लर है। नेक्स्ट, इसको भी थोड़ी देर के लिए बच्चा होल्ड पे डालेंगे, क्योंकि अभी आपने एसपीवी नहीं समझा, इस चैप्टर में एसपीवी समझेंगे, स्पेशल पर्पस व्हीकल आगे चल के डिटेल में समझेंगे। तो अभी जब तक नहीं समझा है कुछ को पता है कुछ को नहीं पता, मैं आगे बताऊंगी पहले, ठीक है। चलिए दूसरे टाइप में आएंगे। क्या टाइप है, क्योंकि यहाँ पे अब कंपनी नहीं है तो आपने क्या किया है, अग्रीमेंट किया है। सिंपल, कोई भी अग्रीमेंट कर सकता है। आ जाइए, सेपरेट लीगल एंटिटी इज नॉट फीजिबल। यहाँ पे अब सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं बन पा रही है। वन एंड अदर दी रीजन, बहुत सारे रीजन होते हैं, अभी रीजन हम पढ़ेंगे। तो क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है तो ऑब्वियसली यहाँ पे शेयर की भी ओनरशिप नहीं होगी, बट कंट्रोल है। जॉइंट वेंचर में कंट्रोल है, समझना, यहाँ कंपनी नहीं है। दोनों में डिफरेंस की बात हो रही है। इक्विटी कंपनी, इक्विटी बेस में क्या है, कंपनी है, यहाँ पे कंपनी नहीं है। यहाँ पे शेयर की ओनरशिप है, यहाँ पे शेयर की ओनरशिप नहीं है। यहाँ कंट्रोल है और यहाँ भी कंट्रोल है। कंट्रोल दोनों में होगा ना, तभी तो जॉइंट वेंचर होगा। अग्रीमेंट दोनों में है, अग्रीमेंट दोनों है, कंट्रोल दोनों में, लेकिन यहाँ पे कंपनी और शेयर होल्डिंग नहीं है।
कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर अग्रीमेंट उन सिचुएशंस में आता है जब प्रोजेक्ट किस टाइप का है, एकदम नैरो है, छोटा है, इसके लिए कंपनी क्या बनाने की जरूरत, क्यों फॉर्मेलिटीज के लिए क्यों खर्चा करे, तो इसीलिए आप एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट करो, फटाफट खत्म, प्रोजेक्ट खत्म। दूसरा क्या लिखा है, लिमिटेड एक्टिविटी। नैरो टास्क और लिमिटेड एक्टिविटी दोनों के मतलब में जाओगे तो सेम है ना, लेकिन भाई हमें यही तो सीखना है, अलग अलग तरीके से बोलना। नैरो टास्क है या फिर आपकी एक्टिविटीज क्या है, लिमिटेड, कम है, या फिर क्या लिखा है, लिमिटेड टर्म मतलब छोटे टाइम पीरियड के लिए। एक ही तो बात है, लिमिटेड टास्क है मतलब कम टाइम पे खत्म होंगे, लिमिटेड एक्टिविटी मतलब कम टाइम पे खत्म होंगे, सबका मतलब एक है, लेकिन या तो करना पड़ेगा। और क्या लिखा है, ये है इंपॉर्टेंट, लॉ ऑफ द होस्ट कंट्री डू नॉट परमिट द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी बाय द फॉरेन सिटीजन। अब मुझे बताओ ये होस्ट कंट्री क्या होती है, पहले बताओ। जिस कंट्री में आप बिजनेस कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल बिजनेस मैं इंडिया में कर रही हूँ, हमारी हो गई होस्ट कंट्री, हमारी इंडिया अलाउ करती है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप बिजनेस कोई ऐसी कंट्री में करने जा रहे हो जिनका वहां का लॉ अलाउड नहीं करता है, तो फिर आप कंपनी के फॉर्म में नहीं जाते हो, आपकी मजबूरी होती है कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर करना। तो कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर कब कब होता है, पहला नैरो टास्क, नैरो एक्टिविटी, लिमिटेड टर्म, तीनों का मतलब एक ही होता है, तो ये एक हो गया। और ये है हमारा दूसरा कि होस्ट कंट्री अलाउ नहीं करती, उनका लॉ अलाउ नहीं करता। लेकिन आपको 4 ही बताने पड़ेंगे जैसा इन्होंने बताया। तो कितने पॉइंट्स है, 4। पहला लिमिटेड टास्क, लिमिटेड एक्टिविटी और लिमिटेड पीरियड, सब में लिमिटेड 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 लगा दो, टास्क, एक्टिविटी, टाइम, ठीक है। और वो उस कंट्री का जो भी लॉ है अलाउ नहीं करता है, क्लियर है। चलिए अब इन्होंने कहा, चलिए एग्जाम्पल ऑफ द कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर। इन्होंने कहा जनरली कॉन्ट्रैक्चुअल क्या होती है, फ्रेंचाइजी वाली होते हैं। इन्होंने कहा इसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लो, 2 और मोर क्या होते हैं, कॉमन इंटेंशन के लिए आते हैं। ईच पार्टी इनपुट क्या देती है, मनी, टेक्नोलॉजी, मटेरियल। ईच पार्टी क्या दे रही है, कॉन्ट्रैक्ट तो रहेगा ही। और क्या लिखा है, रिलेशंस इज नॉट ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन रिलेशन बट रिलेटिवली लॉन्गर टाइम ड्यूरेशन। यहाँ उन्होंने बोल दिया ऐसे एक एक ट्रांजैक्शन की बात नहीं हो रही है, थोड़े कुछ एक टाइम तक, लॉन्गर से मतलब बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल तो बनाए कब जाते हैं, जब शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। तो लॉन्गर ट्रांजैक्शन से मतलब उनका लॉन्गर जो ड्यूरेशन लिखा है, क्लियर है बच्चा। फटाफट मार्क कर लो, अगर करो जल्दी। इक्विटी कॉन्ट्रैक्चुअल दोनों समझ में आ गया। हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परमिट करती है सर्टेन टाइप ऑफ एंटिटीज। क्या कंपनी के फॉर्म में जॉइंट वेंचर अलाउड है, हाँ, अभी तो इतनी डिटेल में पढ़ा। इन्होंने कहा लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी की बात कर रहे हैं, बार बार लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी मतलब कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। हम गारंटी की बात, गारंटी में लिमिटेशन होती है, होती है, मतलब ये किसकी बात नहीं कर रहा है, अनलिमिटेड कंपनी की बात नहीं कर रहा है, वो कंपनी जो लिमिटेड लाइबिलिटी वाली वो। इन्होंने कहा मोस्ट प्रेफर, सबसे ज्यादा सरकार जिसको परमिशन देती है वो कौन सी है, कंपनी, क्योंकि कंपनी में चीजें सिस्टमैटिकली होती है, लॉ फॉलो होता है, तो कुछ भी छुपा नहीं रहता है, सब डिस्क्लोज होता है, इसीलिए। ठीक, स्ट्रक्चर ऑफ द जॉइंट वेंचर इन द इंडिया, इंडिया में सबसे ज्यादा ये गवर्नमेंट इसको सबसे ज्यादा इंकरेज करती है। शेयरहोल्डर में भी फॉरेन सिटीजन, अब कंपनी है तो इन्होंने कहा शेयरहोल्डर कौन हो सकता है, फॉरेन सिटीजन, या फिर कौन हो सकता है, फॉरेन कंपनी। हमारे कंपनीज एक्ट ने साफ साफ बोल दिया जिसको जो रखना है शेयरहोल्डर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब डायरेक्टर रखोगे तो एटलीस्ट रेसिडेंट अलग होता है और सिटीजन अलग होता है। डायरेक्टर फॉरेनर, सारे के सारे डायरेक्टर फॉरेनर हो सकते हैं, हाँ, फॉरेनर मतलब कि सिटीजनशिप बाहर की है, लेकिन वो इंडिया में रिसाइड कर रहा हो, रिसाइड करना मतलब रह रहा हो। सारे के सारे हमारी कंपनी के डायरेक्टर फॉरेनर है, लेकिन एक रिसाइड करता होना चाहिए। नीचे एक कंपनी आपने देखी, टेरिटस कंपनी, ठीक है, इनका पूरा काम इंडिया से बाहर का है। यस, यहां बैठ के, है ना, तो आईटी है ये भी, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही काम करे नीचे बैठकर, ठीक है, तो वर्ल्ड का पूरा काम उठाते, ठीक है। इनका एक फॉरेन डायरेक्टर है जो आता रहता है, इधर घूमता रहता है, ठीक है। तुम लोगों ने देखा होगा, हम लोग नजर गड़ा के बैठे रहते हैं, ठीक है। तो अब इंडियन भी है उसमें, लेकिन अब इंडियन क्या है, अगर बाहर रह रहा है, बाहर ही रहता है, तो क्या माना जाएगा, क्या नहीं, उसे कहाँ रिसाइड करना चाहिए, इंडिया में। और रेसिडेंट की डेफिनेशन कहाँ दे रखी है, इनकम टैक्स एक्ट में 182 डेज। हम तब मानते हैं, जस्ट फॉर जनरल नॉलेज बता रही हूँ, रिसाइड करना मतलब क्या, इंडिया में रहना है, कितने टाइम तक, 182 डेज। फाइनेंशियल ईयर में देखा जाएगा, प्रीवियस फाइनेंशियल, इस फाइनेंशियल ईयर में देखा जाएगा पिछले साल का, कि 182 डेज अगर वो रह रहा है तो रिसाइड कर रहा है, अदरवाइज नहीं कर रहा है। ठीक, चलिए, कंपनी तो समझ में आ गई।
हमारी इंडियन गवर्नमेंट क्या बोलती है, एलएलपी का भी बिजनेस किया जा सकता है। मतलब बाहर से अगर आप कोलैबोरेशन कर रहे हो, जॉइंट वेंचर कर रहे हो, तो यहाँ आकर क्या काम कर रहे हैं, क्या बना रहे हो, जरूरी नहीं कंपनी का फॉर्मेट लो, आप एक एलएलपी बना दो, क्योंकि एलएलपी में भी क्या होती है, एक सेपरेट आइडेंटिटी, लीगल आइडेंटिटी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन एलएलपी फर्म भी पहले अलाउड नहीं था, वॉज लिखा है, वॉज नॉट परमिटेड बिफोर कब, नवंबर 2015। नवंबर 2015 से पहले पहले अलाउड नहीं था, लेकिन अब सब अलाउ कर दिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाउ अलाउड, ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, मतलब कुछ टर्म्स एंड कंडीशन माननी पड़ेगी, फिर आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इन्होंने कहा मुझे बताओ एलएलपी में कितने पार्टनर्स होते हैं, मिनिमम 2, और एक डेजिग्नेटेड पार्टनर भी होता है जो एक तरीके से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जैसा काम करता है और पूरी फॉर्मेलिटीज करता है आरओसी। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स रखो, लेकिन प्लीज उसमें से एटलीस्ट क्या होना चाहिए, जब हमने कंपनी पढ़ा तो हमने कहा कि भैया डायरेक्टर रखो, आप पब्लिक कंपनी है तो कितने डायरेक्टर रखो, 3, प्राइवेट कंपनी तो कितने रखो, 2, ओपीसी है तो 1, लेकिन याद रखना हमें एटलीस्ट एक तो कहाँ दिखना चाहिए, इंडिया में रिसाइड किया, ठीक है। सेम एलएलपी भी आपको 2 रखने डेजिग्नेटेड, लेकिन कम से कम एक तो इंडिया में रिसाइड कर रहा हो। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, वेंचर कैपिटल फंड। हमारी इंडिया में बहुत सारे वेंचर कैपिटल फंड होते हैं, ठीक है। ये वेंचर कैपिटल, वेंचर वर्ड का मतलब होता है रिस्क, वेंचर मतलब क्या होता है, रिस्क। फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी स्टार्टअप कंपनीज है, तो बड़े बड़े वेंचर कैपिटल फंडिस्ट होते हैं जो हमें क्या करते हैं, पैसा देंगे, वो कह रहे कि भैया स्टार्टअप है, रिस्क लेने को तैयार है। तो हमारी इंडिया का वेंचर कैपिटल फंड है, बाहर का जो फॉरेनर है वो इंडिया में पैसे लगाना चाहता है, क्या इन फंड्स में लगा सकता है, हाँ। बाहर का फॉरेनर कोलैब कर रहा है कंपनी में आकर या फिर एलएलपी में, तो ऐसे ही क्या वो वेंचर कैपिटल फंड में भी मिलकर पैसे लगा सकता है, हाँ। फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर को अलाउ कर रखा है कि यस इंडिया में आओ, 100% इंडियन वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग को पैसा दो और यहाँ पे मिलकर बिजनेस करो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया, मतलब वो लोग मिलकर क्या करे, वेंचर कैपिटल फंड भी चला सकते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है, ट्रस्ट क्या होता है बताओ जरा, वेरी गुड। इंडियन ट्रस्ट एक्ट, जैसे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है ना, कंपनीज एक्ट है ना, एलएलपी का अपना एक्ट है ना। कंपनी बनानी है तो कौन सा फॉलो करना एक्ट, कंपनीज एक्ट। एलएलपी बनानी है तो एलएलपी एक्ट। पार्टनरशिप फर्म बनाना है तो पार्टनरशिप एक्ट। ऐसे ही ट्रस्ट बनाना है तो इंडियन ट्रस्ट एक्ट। अब ट्रस्ट बनाया है एज पर इंडियन ट्रस्ट एक्ट, क्या बाहर के लोग इंडिया में ट्रस्ट के फॉर्म में भी पैसा डालकर बिजनेस कर सकते हैं क्या? फॉरेन कंपनी नॉट अलाउड टू यूज ट्रस्ट। बाहर के लोगों को साफ मना कर रखा है कि आप यहां पे आके ट्रस्ट में पैसा नहीं लगाएंगे। ट्रस्ट के अपने अपने पर्पसेस हो सकते हैं, ठीक है। कुछ एक आध ट्रस्ट का एग्जाम्पल दो। श्री राम, साई, शिरडी, चैरिटी सुना ही होगा, तो ये सब ट्रस्ट है। तो ये सारे ट्रस्ट में उन्होंने साफ मना कर दिया है। लेकिन सेबी ने बोला भाई मैंने कुछ रेगुलेशन इंट्रोड्यूस किए। सेबी ने बोला एक रेगुलेशन मैंने इंट्रोड्यूस किया है जिसे हम बोलते हैं रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, रियल स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। ये सारी चीजें अगर ट्रस्ट के फॉर्म में बनी है, ये वो वाले ट्रस्ट नहीं है। कौन सा वाले ट्रस्ट? जो चैरिटी वैरिटी वाले मैंने बताए, डोनेशन वाले बताए, ये वो वाले ट्रस्ट नहीं है। मतलब चैरिटी, डोनेशन, इन सारे ट्रस्ट को तो साफ मना कर दिया, क्योंकि आप काला धन यहाँ जुगाड़ कर रहे होंगे तो बाहर के लोगों को बोल दिया इसमें तो नहीं लगाने देंगे। लेकिन सेबी ने जिनको लेकर रेगुलेशन बनाए हैं उन ट्रस्ट में हम लगाने देंगे। तो सेबी ने क्या क्या बनाया है? पहला ट्रस्ट रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, नाम से ही काम समझो। म्यूचुअल फंड समझते हैं, वो भी एक ट्रस्ट है। म्यूचुअल फंड क्या है? ट्रस्ट है, समझ रहे हो। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया सुना है? इसी के अंडर में सब आते हैं, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड जैसा ही, म्यूचुअल फंड हमेशा पहले एक ट्रस्ट के फॉर्म में बनता है। आज मुझे म्यूचुअल फंड का काम करना है, ठीक है, एजेंट की तरह नहीं, मुझे कंपनी बनानी है। तो पहले मैं म्यूचुअल फंड को कंपनी बनाऊंगी और कंपनी को क्या करूंगी, इंडियन ट्रस्ट एक्ट के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करूंगी। तो मैं बैंकिंग कंपनी समझना, बैंकिंग कंपनी क्या होती है? कंपनीज एक्ट भी फॉलो करेगी और बैंकिंग रेगुलेशन भी। पहले कंपनी बना लेगी और फिर बैंक के लॉ को फॉलो करेगी, सेम। चलिए म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल फंड की बात करिए। म्यूचुअल फंड भी क्या बनेगा? पहले एक कंपनी बन रही है और इसने क्या बोल दिया, इंडियन ट्रस्ट एक्ट भी फॉलो करेगी। जैसे बैंकिंग कंपनी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट फॉलो कर रही है, तो ट्रस्ट के वो सारे काम करेगी। इज दैट क्लियर? इन्होंने कहा
म्यूचुअल फंड जैसा ही काम है किसका, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का। आप म्यूचुअल फंड को पैसा देते हो, वो कहां पैसा लगाता है, दूसरी कंपनीज में, और आपको रिटर्न लाकर देता है, यही होता है। तो ये म्यूचुअल फंड है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फंड, ये भी क्या है, एक म्यूचुअल फंड का ही एक टाइप है। ये म्यूचुअल फंड का टाइप क्या बोलता है, आप हमें पैसे दो, हम आपका पैसा बस रियल एस्टेट में लगाएंगे। हम आपका पैसा कहां लगाएंगे, बस रियल एस्टेट में। समझ में आ गया। क्या आपके छोटे पैसे होंगे, नहीं, इस ट्रस्ट में पैसे लगाने के लिए थोड़ा सा बड़ा पैसा चाहिए, क्योंकि रियल एस्टेट है, करोड़ों की प्रॉपर्टी में पैसा लगाती है ये ट्रस्ट। तो आप 500 रुपए नहीं लगा सकते इसमें, थोड़ा सा ज्यादा लगाओगे, ठीक है। चलिए दूसरा ट्रस्ट देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड ट्रस्ट, म्यूचुअल फंड का दूसरा टाइप। आप पैसा लगाओ और ये लोग आगे किसमें पैसा लगाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में। समझ में आ रहा है। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, इसको बस वेंचर कैपिटल समझो। अभी तो जिन्होंने सिक्योरिटी लॉ पढ़ा है वो डिफरेंस जानते हैं, बाकी को भी डिफरेंस समझने की जरूरत नहीं है। अभी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, इसको क्या समझो, वेंचर कैपिटल फंड। कुछ नहीं, सब म्यूचुअल फंड के अलग 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 टाइप्स होते हैं, ठीक। सच फंड, कंटिन्यू रीड कर रही हूं। सच फंड नाउ परमिटेड टू रिसीव फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इनको अलाउ कर रखा है, तुम बाहर का पैसा लेकर आओ इंडिया में और यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नॉर्मली हमारी सरकार ने मना करके रखा है, दूसरे ट्रस्ट में नहीं आना जो चैरिटी डोनेशन के लिए काम करे, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, तुम लोग पढ़ोगे, मैं नहीं पढ़ूंगी, बताओ। ऊपर जितनी बातें दे रखी है बस उसमें लगाना, उसके अलावा कोई और नहीं। मतलब कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, बाहर के लोग इंडिया में एज अ कंपनी बना सकते हैं, एलएलपी बना सकते हैं, वेंचर कैपिटल फंड, ट्रस्ट जो सेबी ने दे रखे हैं स्पेसिफिक, रियल एस्टेट वाले हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, ऑल्टरनेटिव हो गए, इनको अलाउ कर रखा है, बाकी सबको नहीं। इसके अलावा और कुछ भी नहीं। क्लैरिटी है, पक्का। लास्ट टॉपिक पढ़ा दूं, ये पढ़ लो। चलिए क्या लिखा है, रिस्ट्रिक्शन ऑन दी, फुल फॉर्म बताओ, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट। समझना क्या है, पहला फॉरेन, फिर क्या लिखा है डायरेक्ट, फिर क्या लिखा है इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इंडिया में डायरेक्ट क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। किस किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकता है, कंपनी में, एलएलपी में, वेंचर कैपिटल फंड में और ट्रस्ट में। इन्होंने कहा इसकी बनेगी पॉलिसी, ऐसे ही कोई भी बाहर का पैसा इंडिया थोड़ी ना आ जाएगा, कुछ जगह मना कर रखा है ना। हो सकता है जैसे हमारे यहाँ के लोग काला धन छुपाने बाहर जाते हैं, हो सकता है बाहर के लोग भी इंडिया में ये सब करे, या हमारे इंडियन के लोग बाहर के फॉरेनर से घुमा कर इंडिया में ब्लैक मनी को क्या करेंगे, व्हाइट में कन्वर्ट करे, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। तो सरकार ने बोला इसकी एक पॉलिसी बनेगी। टिपिकली एनी नॉन रेसिडेंट एंटिटी, नॉन रेसिडेंट, सिटीजन नहीं लिखा है, नॉन रेसिडेंट मतलब जो बाहर रह रहा है, कैन सेटअप इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर। वो क्या कर सकता है, इक्विटी बेस्ड मतलब किसी बात कर रहा है, कंपनी वाला जॉइंट वेंचर आ रहा है इंडिया में। हाउएवर सम एंटिटीज फेस रिस्ट्रिक्शन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिस्ट्रिक्शंस दे रखा है। सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन क्या रखा है, सिटीजन एंटिटी। फटाफट पहला पॉइंट रीड करो, बताओ। क्या कर सकते हैं, क्या लिखा है, नम्रता बताएगी। हाँ बेटा बता, आओ इधर। सिटीजन और एंटिटी क्या लिखा है, लैंड बॉर्डर मतलब कि हमारी इंडिया की जो भी बॉर्डर्स हैं किसकी से टच हो रही है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना। फर्स्ट वाले पॉइंट में कहां लिखा, वो क्या कह रहे हैं, लैंड बॉर्डर फ्रॉम इंडिया, इंडिया से जो जुड़े हुए हैं वापस। समझ में आ रहा है, कोई भी सिटीजन और एंटिटी क्या लिखा है, लैंड बॉर्डर फ्रॉम इंडिया एज पर दी एफडीआई पॉलिसी। क्या लिखा है 2020। समझो अब गवर्नमेंट ने प्रॉपर एक एफडीआई पॉलिसी बना के रखा है। सेकंड ग्रुप में ईबीसीएल में कुछ बच्चों ने पढ़ लिया, कुछ बच्चे भी पढ़ेंगे, बता रही मैं। इन्होंने, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, क्या लिखा है, कोई भी सिटीजन एंटिटी जो हमारी लैंड बॉर्डर फ्रॉम इंडिया एज पर, अब उस एफडीआई में जाने का
उसमें जो जो कंट्री लिखा है वो सारी, समझ में आया? मैंने एग्जाम्पल बता दिया कौन कौन है। अब उसमें जो जो कंट्री लिखा होगा उसे उसे लेने का। अब हो सकता है हमारी सरकार का किसी से झगड़ा हो गया तो किसी को भी इन कर सकते हो, किसी को भी आउट, और सबसे ज्यादा आउट होने के चांसेस किसके होंगे? पाकिस्तान के। ठीक है, चलो। कैन इन्वेस्ट, इंडिया में आके वो पैसा लगा सकते हैं, तो भैया हम किसको मना करेंगे? ऑब्वियसली पाकिस्तान को मना करेंगे, लेकिन आपको पहले पॉलिसी 2020 पढ़नी पड़ेगी। ठीक है। ओनली आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारी सरकार से क्या पूछना पड़ेगा? पहले पूछ कर आना पड़ेगा। एंटिटी इन्वेस्ट किसमें? डिफेंस। क्या लिखा है? स्पेस, एटॉमिक एनर्जी। क्या लिखा है? प्रोहिबिटेड फॉर दी फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इन एंटिटीज को साफ साफ बोल दिया भाई, इधर देखना भी मत। खुद सोचो क्यों? हमारी डिफेंस में पैसा लगाएंगे तो भाई यूज भी करेगी वो हमारे ही खिलाफ। एटॉमिक एनर्जी, इन सारी चीजों में सीधा बोल दिया, मना कर दिया। सरकार से पूछ के आओगे, यहाँ क्या लिख दिया? अप्रूवल ना, हमने दो रूट समझे थे, एक था फॉरेन सॉरी ऑटोमेटिक और दूसरा अप्रूवल। तो अप्रूवल मतलब पूछ के आने का, पहले पूछा जाएगा। किसी को भी ना बोल सकते हमारी सरकार, सरकार की मर्जी, उसे ठीक नहीं लग रहा है। और इन एरियाज में तो कभी भी किसी भी तरीके से आप पैसा नहीं लगाओगे। ठीक है। एनआरआई फुल फॉर्म नॉन रेसिडेंट इंडियन, मतलब इंडियन तो सिटीजन है, रह कहाँ रहे हैं? बाहर। ठीक है, चलो कनाडा। एनआरआई रेसिडेंट, लेकिन कहाँ लिखा है? इन कहाँ रह रहे हैं? नेपाल में, या फिर कहाँ रह रहे हैं? भूटान में। एज वेल एज सिटीजन, समझना। पहला इन्होंने कवर किया है नेपाल और भूटान में रहने वाले हमारे इंडियंस, जो इंडियन सिटीजन है लेकिन रह वहां रहे, इसलिए उनको एनआरआई बोला गया। नॉन रेसिडेंट इंडियंस है लेकिन वहां रह रहे नेपाल और भूटान में। एज वेल एज नेपाल के सिटीजन और भूटान के सिटीजन कैन इन्वेस्ट। ये क्या लिखा है? रिपाट्रिएशन वर्ड का मतलब? वेरी गुड। रिपाट्रिएट वर्ड का मतलब समझो, आप यहां से पैसा कमा रहे हो तो यहीं खत्म कर दो, मतलब री इन्वेस्ट कर दो किसी और में। हम यहां से पैसा लेकर जाने देंगे नहीं। किसको नहीं लेके जाने दिया जा रहा है? सब्जेक्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट कमिंग, क्या लिखा है? फ्री फॉरेन एक्सचेंज, जो भी कहते हैं यूएस डॉलर और यूरो की बात करें, थ्रू दी नॉर्मल बैंकिंग चैनल। ये क्या बात बोल दी उन्होंने? सब्जेक्ट टू, मतलब सब्जेक्ट टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करते हुए इन्होंने क्या बोल दिया? जो नॉर्मल बैंकिंग चैनल्स है उनके ही थ्रू लेकर आने का वापस। नॉन रेसिडेंट इंडियन जो नेपाल भूटान में रह रहे हैं, ठीक है, और कौन है? सिटीजन नेपाल भूटान के इन्वेस्ट करेंगे, कैन इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहां से एक पैसा लेकर नहीं जाएंगे, वापस इससे क्या करेंगे? यही यूज कर देंगे। लेकिन सब्जेक्ट टू इन्वेस्टमेंट, जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो हमारे आंखों के सामने बिल्कुल साफ साफ दिखने वाला होगा। कैश में डील करोगे तो कुछ पता चल रहा है? कैश में चुपके से लेके भी चले जाओगे। तो आपको हमेशा क्या करना है? नॉर्मल बैंकिंग चैनल यूज करने, मतलब ये ऑनलाइन पेमेंट करनी है सब, तभी तो हम पकड़ पाएंगे कि भैया इतना पैसा है तो इतना लेकर नहीं जाओगे। चुपके चुपके तो सब कर लोगे। ठीक है, करप्शन तो है ही। नेक्स्ट क्या लिखा? फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर, समझ में आ रहा है? बाहर का बंदा इन्वेस्टर। ठीक है। इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट ओनली अंडर दी स्कीम्स है। पोर्टफोलियो में मतलब कि बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट स्कीम्स होंगी, मिलकर यहाँ पर एक पूरी स्कीम, एक बंच बना के यहाँ पैसा इन्वेस्ट कर सकता है विद सर्टेन लिमिट दे रखी है ऑटोमेटिक रूप में ऑब्वियसली। फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर, जैसे इंडिया का वेंचर था, बाहर का फॉरेन वेंचर इधर इन्वेस्ट कर रहा था, उसकी बात हो रही है। ड्यूली रजिस्टर्ड इंडिया, बाहर का है, इंडिया में पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इंडिया का कोई वेंचर है तो रजिस्ट्रेशन कहां पर? इंडिया ने रजिस्ट्रेशन यहीं करा के रखा है। बाहर का बंदा आएगा तो वो भी इंडिया में आके रजिस्ट्रेशन करवाएगा, वहीं जहां हमारे वाले ने करवाया। कहां करवाए? सेबी के पास ही आता है ना सारे रजिस्ट्रेशन। सिक्योरिटी लॉ में तो पढ़ा है ना, वेंचर कैपिटल। अरे ईवीएल में तो वहीं चिपक गए हो तुम लोग, थोड़ा घूमो, कभी ईवीएल से एसएलसी में भी आओ। बाकी बच्चों समझ में आ रहा है? इंडिया के वेंचर को सेबी के पास रजिस्ट्रेशन, बाहर का बंदा आ रहा है तो उसे भी वहीं रजिस्ट्रेशन करवाना है जहां हमारी इंडिया ने करवाया। हमारी कंपनी ने रजिस्ट्रेशन एज पर कंपनीज एक्ट किया है, तो बाहर की भी कंपनी आके कहां करवाएगी? एज पर कंपनीज एक्ट, आरओसी, सब कुछ सेम। चलो मे कंट्रीब्यूट कितना कंट्रीब्यूशन कर सकता है? 100% कैपिटल ऑफ द इंडियन कंपनी, लेकिन ऑटोमेटिक रूट। मे ऑल्सो सेटअप द डोमेस्टिक एसेट मैनेजमेंट कंपनी, मैनेज द फंड। एसेट मैनेजमेंट कंपनी सुना है? बाकी सबने सुना है? एसेट मैनेजमेंट कंपनी, आपने कंपनी
रखी है जो कि क्या कर रही है, एसेट को मैनेज कर रही है, उसे भी रख सकते हो। सच इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू आरबीआई के रूल्स रेगुलेशन का ध्यान रखना। हम क्या पढ़ रहे हैं, हेडिंग बताओ। एफडीआई पॉलिसी रिस्ट्रिक्शन, पहली रिस्ट्रिक्शन क्या है, जो लैंड बॉर्डर फ्रॉम इंडिया है, एज पर इंडिया में पैसे लगा सकते हैं, लेकिन पूछना पड़ेगा हमारी सरकार से। लेकिन कुछ एरियाज है जिसमें तो पूछना भी मत, नहीं तो भगा दिए जाएंगे। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, नेपाल भूटान में एनआरआई हैं और उनके सिटीजन इंडिया में पैसे लगा सकते हैं, हाँ, लेकिन यही यूज करके जाने का। और ध्यान रखना, बैंकिंग चैनल यूज करना ऑनलाइन, मतलब दिखने वाली चीजें होनी चाहिए, कैश नहीं। फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर एज पर स्कीम इंडिया में पैसा लगा सकते हैं। वेंचर कैपिटल फंड इन्वेस्टर्स इंडिया में पैसा लगा सकते हैं, लेकिन रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और ये सब क्या एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल क्या है, सुना है स्टारबक बहुत महंगा होता है ना, वही सुना है हमने भी, है ना। चलो और क्या एग्जाम्पल्स में, सुना है भारतीय AXA जनरल इंश्योरेंस कंपनी, नाम से ही समझो यार, जनरल इंश्योरेंस को लेकर होगा। एक लाइफ इंश्योरेंस होता है और दूसरा जनरल इंश्योरेंस। नेक्स्ट क्या लिखा है, वाइन, सुना है, तो पढ़ लो अंदर क्या लिखा है ना। इंडिया और इटालियन, है ना, इंडिया और इटली की बात हो रही है, दोनों ने मिलकर क्या कर रखा, अपना एक कोलैबोरेशन जॉइंट वेंचर, क्लियर है। चलिए अब तुम लोग को थोड़ा सा एक ब्रेक, ठीक है, ब्रेक के बाद मिलेंगे, बाय बच्चों।